हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पीछे स्क्रीन पे पोस्टर देख रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th और 12th हिंदी व्याकरण में समास के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का सेशन बनने जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि समास कहते किसको हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा जो टॉपिक है समास। तो सबसे पहले ये टर्म जो है समास कहते किसको है, ठीक है। समास का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक सार्थक अर्थ का परिचय हो, यानी एक सार्थक अर्थ निकले, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि समास में जो भी विभक्ति होगा उसको हटा देना होगा। जैसे अभी आपको उदाहरण के तौर पे बोल रहा है पाकिट मार, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बोलेंगे पाकिट को मारने वाला, तो पाकिट को मारने वाला, तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? को हो गया। तो को आप हटा दो तो क्या बन गया? पाकिट मार। तो पाकिट मार एक समास हो गया, ठीक है ना। तो जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाएंगे और उसके बीच का जो विभक्ति चिन्ह होगा, ठीक है, उसको हटा देंगे और मिलाने के बाद एक सार्थक शब्द का परिचय होगा, एक सार्थक शब्द का निर्णय होगा, उसी मेल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समास। सभी को क्लियर हो गया समास किसको कहते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है आपस में संबंध रखने वाले जब दो या दो से अधिक शब्द, यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेगा और उसमें से विभक्ति को हटा दिया जाएगा, तो जब दोनों शब्द को मिलाया जाएगा उसी को हम लोग मेल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आप लोग को समास क्लियर हो गया कि समास हम लोग कहते किसको है। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास वर्ण है तो वर्ण के समूह को हम लोग संधि बोलते हैं, जबकि शब्द के समूह को हम लोग समास बोलते हैं, ठीक है। वर्ण के समूह को क्या बोलते हैं? संधि, और शब्द के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। और एक प्रश्न और आ सकता है आपके एग्जाम में कि समास के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? यानी समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है कर्मधार, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है द्वंद्व और छठा होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका 6 ठो समास का मुख्यतः प्रकार है, भेद है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला यहाँ पे आता है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? उस समास को हम लोग अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं जिसका पहला पद जो है वो क्या हो? प्रधान हो, ठीक है। पहला पद क्या है? प्रधान हो, या फिर अव्यय हो, या फिर अविकारी हो, ठीक है ना। जिस समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान हो, अव्यय हो या अविकारी हो, उस समास को हम लोग अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो प्रतिदिन, क्या ले लो? प्रतिदिन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रति प्लस दिन। आपको एक ट्रिक पता है? अगर आपको अव्ययी भाव समास पहचानना होगा ना, तो जो पहला शब्द होगा वो काफी छोटा होगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात अव्ययी भाव समास पहचानने का कि जो पहला शब्द होगा वो उपसर्ग होगा। बहुत सारे केस में, बहुत सारे उदाहरण में आप देखोगे कि जो अव्ययी भाव समास होगा उसका जो पहला पद है, ठीक है, वो उपसर्ग होगा, या तो पहला पद काफी छोटा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले रहे हैं आज जन्म, क्या ले रहे हैं? आज जन्म। इसको क्या लिखेंगे? आ प्लस जन्म। देखो, इसका ये उपसर्ग भी हो गया और छोटा भी है। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं प्रतिकूल, क्या बोल रहे हैं? प्रतिकूल, तो क्या हो जाएगा? प्रति और प्लस कूल, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं यथासंभव, क्या बोल रहे हैं भाई? यथासंभव, तो इसको हम लोग क्या बोल जाएंगे? यथा प्लस संभव, ठीक है ना। तो ये सारा आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। सबको समझ में आ गया? उस समास को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं जिसका पहला पद जो है वो प्रधान हो, अव्यय हो या फिर अविकारी हो।
पहचानने का तरीका क्या है अविभाव समास का, कि पहला पद जो होगा वो देखो छोटा होगा, पहला पद जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, या पहला पद जो होगा वो ज्यादातर उपसर्ग होगा। उपसर्ग प्रत्यय तो आपको पता है, जो पहले लगेगा उपसर्ग और जो बाद में लगेगा प्रत्यय। ऐसा क्यों होता है कि ताकि वो शब्द का खूबसूरती को बढ़ा दे। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिए हैं। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, पेट भर, भर पेट, ठीक है, हाथों हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ में, ठीक है, हरमन, हरफन मौला, अनुरूप, यथासंभव, प्रतिदिन, बीचों बीच, आजन्म, आमरण, प्लस मरण। ठीक है, तो ये जितना भी आप देख रहे हो ये किसका है, तो ये सारा अव्ययीभाव समास हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे थे अव्ययीभाव समास। ठीक है ना, अव्ययीभाव समास पहचानने का एक और तरीका है, जब एक ही शब्द बार बार आता है उसको भी हम लोग अव्ययीभाव समास के नाम से जान सकते हैं। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, तो एक ही शब्द बार बार आ रहा है, हाथों हाथ, तो ये भी आपका अव्ययीभाव समास हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? तत्पुरुष समास पहचानने का पहला तरीका, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। अभी बताया कि अगर पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययीभाव समास होगा, और जब दूसरा पद प्रधान होगा तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि अगर तत्पुरुष समास पहचानना है तो दो शब्द अगर है ना, तो दो शब्द के बीच में एक विभक्ति चिन्ह होगा, यानी दो शब्द जो है ना वो एक विभक्ति चिन्ह के साथ लॉक होगा। इस विभक्ति चिन्ह को हटाओगे तब जाके एक तत्पुरुष समास बनेगा। सबको क्लियर है? तो सबको समझ में आ गया ना कि तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? उस समास को हम लोग यहाँ पे तत्पुरुष समास कहते हैं जिसका दूसरा पद प्रधान हो और दो शब्द के बीच में एक विभक्ति चिन्ह होगा। उस विभक्ति चिन्ह को लुप्त करके तत्पुरुष समास हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बनेगा कैसे, अब सभी लोग ध्यान से समझिए। जैसे अगर बोले हम लोग राजा का कुमार, तो क्या हुआ? राजकुमार, यानी यहां से का हट गया, विभक्ति चिन्ह हट गया। ठीक है, तो जब विभक्ति चिन्ह हटेगा उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे शोक से ग्रस्त, क्या बन गया? शोकग्रस्त, विभक्ति चिन्ह हट गया। रचना को करने वाला, रचनाकर, यहां से को हट गया। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, को हट गया। काठ को फोड़ने वाला, कट फोड़वा, को हट गया। कुंभ को बनाने वाला, कुंभकार, को हट गया। ठीक है, रथ को चलाने वाला, रथ चालक, को हट गया। शिल्प को बनाने वाला, शिल्पकार, को हट गया। ठीक है, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त, को हट गया। ठीक है, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, को हट गया। यानी आप बार बार क्या देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह होता है और यही विभक्ति चिन्ह अगर हटेगा तो तत्पुरुष समास बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई दे दिया और पूछा कि क्या ये तत्पुरुष समास है, तो जैसे क्वेश्चन दे दिया गगन चुंबी, तो इससे पूछो गगन को चुमने वाला, दो शब्द को जोड़ो, अगर विभक्ति सुटेबल लग जा रहा है तो सीधे बोल दो कि यह तत्पुरुष समास है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, कट फोड़वा, कट को फोड़ने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, यश प्राप्त, यश से प्राप्त, ठीक है, या यश को प्राप्त करने वाला, राजकुमार, राजा का कुमार। तो कहने का मतलब सब में विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो ये आपका तत्पुरुष समास है। और कुछ देख लो उदाहरण। ठीक है, स्वर्ग पथ, स्वर्ग के लिए पर, स्नान के लिए घर, स्नान घर, पाठ के लिए शाला, पाठशाला। तो इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह। इस सब में विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या है? के लिए है। ठीक है, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो दो शब्द के बीच में विभक्ति चिन्ह से अगर लॉक रहता है तो उसको तत्पुरुष बोलते हैं। और अगर कोई भी शब्द दे दिया और आपको पहचानना है क्या ये तत्पुरुष है, तो देखो पाठशाला, तो क्या हो जाएगा? पाठ के लिए शाला। मतलब दो शब्द के बीच में विभक्ति चिन्ह का रिलेशन होना चाहिए, चाहे वो विभक्ति चिन्ह को हो, के लिए हो या से हो। ठीक है, तो ऐसे आप तत्पुरुष समास भी पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं कर्मधारय समास। ठीक है ना, अगला क्या है हम लोग का? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? देखिए, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद के बीच विशेषण विशेष से हो या फिर उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
यानी अगर कोई भी पहला और दूसरा पद हो तो वो दोनों एक दूसरे की विशेषता बताए, विशेषण विशेष से हो, अगर ऐसा है तो उस समास को हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। अब आप इसका मेन ट्रिक कैसे लाओगे, कैसे पहचानोगे कि कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास से पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इसको हम लोग खंडन करेंगे, जब हम लोग इसको विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर दोनों पद के बीच, जैसे अगर मान लो कि आपके पास कमल नयन है, क्या है? कमल नयन है। तो कमल नयन को जब आप विग्रह करोगे तो कमल और नयन के बीच में है जो या के समान आदि आता है, ठीक है, और दूसरे और पहले पद को एक दूसरे से तुलना किया जाता है, इसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कमल नयन तो क्या बोलोगे? कमल के समान नयन, तो क्या आ गया? के समान आ गया। अगर हम बोले नील कमल तो क्या बोलोगे? नीला है जो कमल है जो आ गया ना। तो ध्यान देना, जिसमें दोनों शब्द एक दूसरे से तुलना करेगा और तुलना करने के साथ एक दूसरे की विशेषता बताएगा, और उन दोनों के बीच में, जब दो शब्द के बीच में या तो है जो या तो के समान अगर आता है तो इसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण देख लो, कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान आ गया। कनक लता, कनक किसी लता, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल है जो आ गया, ठीक है। लोह पुरुष, लोहा के समान है जो पुरुष आ गया ना, है जो, ठीक है, के समान भी आ गया, ठीक है। अगला है आपका नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। अधमरा, आधा है जो मरा। तो सबको समझ में आ गया कि कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जो विशेषण विषय हो, जो एक शब्द दूसरे की विशेषता बताए, जो एक शब्द दूसरे की क्या बताए? विशेषता बताए, उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा पहचानने का कि दोनों पद के बीच में अगर आप उसको विग्रह करोगे, खंडन करोगे, तो है जो या फिर के समान बीच में आएगा। उसके साथ ही साथ दोनों शब्द एक दूसरे से तुलनात्मक ढंग से जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं द्विगु समास किसके कहते, ठीक है। क्या बात करते हैं? द्विगु समास किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग का कौन सी बात है? द्विगु समास। तो देखो, ध्यान से देखो, द्विगु लास्ट में गु है, गु का मतलब गुणा, और गुणा किसका होता है? किसी ना किसी संख्या का। तो आप उस समास को द्विगु समास कह सकते हो जिसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं सप्त टापू, देखो सप्त संख्या हो गया, तिरंगा तीन रंगों का संख्या हो गया, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, ठीक है। तो कहने का मतलब उस समास को हम लोग यहाँ पे द्विगु समास कहेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? उस समास को हम लोग यहाँ पे द्विगु समास कहेंगे जिसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, ठीक है। पहला पद जो होगा वो क्या हो गया? संख्यावाचक होगा, ठीक है। उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह समाहार की आवृत्ति होती है। जैसे सप्त टापू तो 7 टापुओं का समाहार, ठीक है, या 7 टापुओं के समूह का समाहार कह सकते हो, या तो समूह कहो या तो आप समाहार कहो, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तिरंगा 3 रंगों का समाहार, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, त्रिकाल 3 कालों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समूह, ठीक है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, 9 रत्न 9 प्रकार के रत्न। तो कहने का मतलब कि जिसमें पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, इसको हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्या है? द्वंद्व समास। तो हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी इसमें जो दोनों पद होगा, ये दोनों पद जो होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। और अलग करने पर और, एवं, या, अथवा, ठीक है, ये लगता हो, ठीक है। जैसे अगर हम इनको अलग कर रहे हैं, दाल और रोटी, दाल एवं रोटी, दाल या रोटी, दाल अथवा रोटी अलग हो जा रहा है, तो जिसको अलग करने पे और, एवं, या फिर अथवा लगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता हो।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएं, ये जो दोनों होता है ना एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे आप देख लो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, नर नारी, भला बुरा, गुण दोष, ठीक है। और यहाँ पे पाप पुण्य, तो क्या होगा, दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा है, पाप का पुण्य, पुण्य का पाप, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे दाल रोटी है तो इसको आप कैसे करोगे, दाल और रोटी, पाप पुण्य है, पाप और पुण्य, गाड़ी घोड़ा है, गाड़ी और घोड़ा, शिव पार्वती है, शिव और पार्वती, राधा कृष्ण है, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी, भला बुरा, भला या बुरा, ठीक है। तो ये सारा आपका द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास आप किसे कहोगे, तो उस समास को द्वंद्व समास बोलोगे जिसमें दोनों पद जो होगा प्रधान होगा और दोनों पद के बीच में या तो और, या तो अथवा, या तो या तो एवं, ये चारों में से कोई ना कोई एक लगा रहेगा तो आप पहचान जाना कि वो द्वंद्व समास है और दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता एवं पिता, माता या पिता, माता अथवा पिता, कह सकते हो ना। तो ये आपका है द्वंद्व समास, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समास का सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। इससे ज्यादातर आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास, उस समास को हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं जिसमें से समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। लीजिए सर क्या हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी पद आपका प्रधान नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है, इसको समझना है। कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन जो भी आपको शब्द दिया रहेगा और आप उसको विग्रह करोगे तो वो एक तीसरा शब्द को संकेत करेगा, तीसरा शब्द के बारे में बताएगा। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण, आ गया ना। तो दोनों शब्द को विग्रह कर रहे हो तो एक नया शब्द का संकेत हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें से समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो और तीसरा शब्द का संकेत वो कर दे, कब, जब दोनों को विग्रह करेंगे तब, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे गिरिधर, ठीक है, गिरि को धारण करने वाला कौन, आ गया ना, कृष्ण, कौन आ गए, भगवान श्री कृष्ण। तो ये हो गए बहुब्रीहि समास। लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, एक नया शब्द का संकेत आ रहा है कि नहीं, लंबा है उदर जिसका, किसको बोलते हैं, लंबोदर, गणेश भगवान को, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र को पाड़ी करने वाला, ठीक है, यानी चक्र को धारण करने वाला कौन, विष्णु। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात जिसमें आपको अर्थार्थ लग जाए, जिसमें आपको अर्थार्थ लग जाए, ठीक है, एक नया शब्द का संकेतित शब्द निकले, नया शब्द निकले, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। दशानन, दस है आनंद जिसका, रावण, ठीक है। महावीर, महान वीर है जो, हनुमान, ठीक है। तो ये सारा है किसका, बहुब्रीहि समास का, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लो और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, फिर हम लोग इसका सारा MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।